हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10 का एक चैप्टर, एक बुक क्या होता है, सामाजिक विज्ञान। उसी का एक बुक आता है, क्या होता है, राजनीतिक विज्ञान, जिसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। यानी कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का एक बुक होता है। इसमें 5 बुक पढ़ना है, आपको पता है। इतिहास, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन, उसका एक बुक है राजनीतिक विज्ञान। उसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न में उत्तर देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा, प्यार समझिएगा, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं होगा। देखिए, राजनीतिक दलों को प्रभावित बनाने के उपाय पर प्रकाश डाले। यानी कि जो राजनीतिक दल होता है उसको प्रभावित बनाने के उपाय पर प्रकाश डालना है। चलिए प्रकाश हम डालते हैं इस प्रकार से, ठीक ना। तो राजनीतिक दलों को प्रभावित बनाने के निम्नलिखित उपाय की जा सकती है। क्या उपाय की जा सकती है, चलिए बताते हैं। राजनीतिक दलों में महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी बनाना। यानी समझिए, यहाँ पे राजनीतिक दल को प्रभावशील बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो राजनीतिक दलों को में महिला यानी कि जो फीमेल होता है, महिला को अधिक से अधिक भागीदारी बनाना, ठीक ना। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो राजनीतिक दलों के अंदर, समझिए, राजनीतिक दलों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखना। यानी कि जो राजनीतिक दल है उसके अंदर जो होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक ना। और थर्ड की बात करें तो दल बदल जो कानून होता है उसको लागू करना। दल बदल कानून यानी कि एक दल से दूसरे दल में जाना दल बदल कानून कहलाता है। आपको बताएंगे आगे क्वेश्चन दल बदल कानून होता क्या है। तो दल बदल कानून को लागू करना, या थर्ड पॉइंट यह कह सकते हैं राजनीतिक दलों द्वारा न्यायपालिका के आदेशों का पालन करना। देखिए 3-4 पॉइंट है जो राजनीतिक दलों को प्रभावशील बनाने के उपाय है। जैसे कि आपको राजनीतिक दलों में अधिक से अधिक महिला को शामिल करना, उसका भागीदार बनाना, राजनीतिक दलों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखना। यानी कि होता है ना लोकतंत्र, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना राजनीतिक दलों के अंदर, या दल बदल कानून को लागू करना, या राजनीतिक दलों द्वारा न्यायपालिका के आदेशों का पालन करना। ये जो 4 पॉइंट है ये राजनीतिक दलों को प्रभावशील बनाता है, ठीक ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक ना। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट के यहाँ तैयारी कराया जाएगा, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग सभी का। देखिए सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, संघीय शासन के 2 विशेषताएं के लिखे। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संघीय शासन जो व्यवस्था होता है उसकी 2 प्रमुख विशेषता जो होता है उसको लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था के 2 विशेषताएं निम्नलिखित है, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसके बाद अब पॉइंट पे बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, संघीय शासन व्यवस्था के, समझिएगा, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्य एवं जो अधिकार होता है, कार्य होता है, अधिकारों का बंटवारा कानून द्वारा होता है। समझिए क्वेश्चन को, हमारा जो देश है संघीय शासन व्यवस्था के अनुसार काम करता है, क्योंकि इसमें एक केंद्र सरकार होता है, और वह केंद्र जो हमारा भारत देश है वह अनेक राज्यों में बटा हुआ है, अनेक केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ है। तो सभी का कार्य अलग अलग है। देखिए हमारे जो देश में फंड आता है, कुछ भी काम होता है, तो देखिए अगर रेलवे बनाने का काम, अगर रेलवे का ट्रैक बनाना है तो वो केंद्र सरकार बनाएगा, ना कि राज्य सरकार बनाएगा। अगर कोई हाईवे बनाना है, बड़ा बड़ा हाईवे बनता है, जो रास्ता बनता है वह बेसिकली राज्य सरकार बनाता है, ठीक ना। तो वही कहता है कि संघीय शासन व्यवस्था के में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्य एवं अधिकार, कार्य जो होता है, वर्क जो होता है, कार्य एवं अधिकार का जो बंटवारा होता है वह कानून के द्वारा होता है। हमारा जो जज होता है, जो कानून व्यवस्था है उसके द्वारा होता है, ठीक ना, हमारे देश का। और आगे बात करें इसका सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, तो संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है। मतलब समझिए, एक ही आदमी अपने गांव का भी नागरिक है, एक ही आदमी अपने प्रखंड का भी नागरिक है, एक ही नागरिक अपने जो जिला होता है उसका नागरिक है, एक ही नागरिक अपने राज्य का नागरिक है, एक ही नागरिक क्या अपने देश का नागरिक है। यानी कि उसको दोहरी इसलिए क्योंकि अपना राज्य का नागरिक के साथ साथ अपने देश का भी नागरिक होता है। वही संघीय शासन व्यवस्था में होता क्या है, दोहरी नागरिकता होता है। एक ही व्यक्ति अपने क्षेत्र का नागरिक और अपने देश का भी नागरिक होता है, समझ रहे हैं। यानी कि आप कहिएगा हम कहाँ, बिहार राज्य से हैं, आप बाहर जाइएगा तो क्या कहिएगा, हम भारत देश से हैं। अब बिहार से अदर जाइएगा, बिहार राज्य से अदर राज्य में जाइएगा, यानी कि भारत के अंदर ही अदर राज्य में जाइएगा तो आप बोलिएगा हम बिहार से हैं, यानी कि बिहारी हैं। लेकिन अगर आप
इंडिया से बाहर गए तो वहां पे बिहारी नहीं कह के आपको कहना पड़ेगा हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। समझ रहे हैं? यानी कि संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होता है। एक ही व्यक्ति जो होता है, आप ही जो है अलग अलग आप भाषा यूज करते हैं, जैसे कि आप अपने क्षेत्र का नागरिक तो है ही, साथ में अपने देश का भी नागरिक है। ठीक ना? तो यह होता है संघीय व्यवस्था। फिर से आपको बताने का प्रयास करूं, संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो अधिकार होता है, जो कानून होता है, जो कार्य होता है, तो उसका वर्क जो होता है वो कानून के द्वारा बंटवारा किया जाता है। वह मतलब उसका कानून अपने से बंटवारा नहीं कर सकते, कानून द्वारा बंटवारा किया जाता है। और संघीय शासन व्यवस्था में होता क्या है, दोहरी नागरिकता होता है। एक ही व्यक्ति अपने क्षेत्र का नागरिक और अपने देश का भी नागरिक होता है। यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसे एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आपको चिपको आंदोलन, देखिए आपको चिपको आंदोलन के मोटे मोटे तौर पर आपको समझाते हैं। चिपको आंदोलन क्या है आप समझिए, अगर पेड़ का कटाई होता रहे तो क्या होगा, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, हमारे पास मतलब ज्यादा गर्मी पड़ने लगेगा, हम वायु सांस नहीं ले पाएंगे, मतलब बारिश नहीं हो पाएगा। यानी कि देखिए यह हुआ था चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1970 ईस्वी में, 1970 के दशक में उत्तराखंड के गहराई क्षेत्र में। आपको समझ आता हूं पहले, उसके बाद आपको पढ़ के बताऊंगा। गहराई क्षेत्र में हुआ क्या था, उस समय ठेकेदार जो होता है, ठेकेदार समझते हैं ना, तो कोई कहता है ना इसका ठेका ले लिया है, यह काम करेगा, ठेकेदार। तो ठेकेदार मतलब किसी काम का अपने ठेका ले लेना, मतलब डील कर लेना, इतना हम काम कर देंगे आपका हो जाएगा। तो ठेकेदार द्वारा पेड़ों का कटाई, जंगल में जो बहुत सारा पेड़ रहता था उसको कटाई करता था। अवोध मतलब क्या होता है, अबोध मतलब क्या होता है, अबोध बताइए तो। अबोध मतलब होता है नाबालिग, छोटा, जिसको मतलब उम्र नहीं हुआ है, अबोध उसी को कहते हैं जिसे कहते हैं अबोध बालक है या अबोध गर्ल्स है, मतलब इसको अभी कुछ जानकारी नहीं। उसी प्रकार से अबोध पेड़ भी होता है, जैसे कि वो पेड़ मोटाया नहीं, वो पेड़ फल देने लायक हुआ नहीं, वो पेड़ सिल्ली बनने लायक नहीं हुआ, पेड़ पका नहीं, तब पर भी वो काट देता था। तो वही कहता अबोध कटाई पर रोक लगाया जाता था। तो रोक कौन लगाता था, वहां के जो औरत लोग होती थी, महिला लोग होती थी, तो क्या करता था, पेड़ से चिपक जाती थी, पेड़ को पकड़ लेती थी बाहों में, मतलब जैसे क्या झप्पी ले रही है, ठीक है ना, उस प्रकार से पकड़ लेती थी। और जब पेड़ से चिपक जाएगा कोई और दो चार महिला, तो पेड़ को कहीं से काटिएगा, काटने जाइएगा तो महिला ही कटा जाएगा। तो उस पर रोक लगाने के लिए उसका उपाय नहीं था, क्योंकि समझाने से तो बात मन में नहीं करता ठेकेदार लोग, क्योंकि ठेकेदार जो पैसा दिया था ना, तो क्या करती थी वहां की महिला लोग पेड़ से चिपक जाती थी और वहां पे क्या करती थी, उसको रोक लगाती थी। और इसका नेतृत्व मतलब सरकार द्वारा मतलब सफल रह गया, मतलब उस लोग के द्वारा सफल हुआ। और सरकार ने 15 साल तक उस क्षेत्र में जो उत्तराखंड के गहराई जो क्षेत्र था वहां पे पेड़ों पे कटाई पर रोक लगा दिया 15 साल तक। तो सोच लीजिए 15 साल कम नहीं होता, 15 साल वहां के एक भी पेड़ नहीं कटा गया। तो यह था वहां के पूरा तंग आपका ऊपर जानकारी। अब चलिए पढ़ के बताते हैं। देखिए हुआ क्या था, चिपको आंदोलन किसे कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए 1970 के दशक में उत्तराखंड के गहराई के तराई वाले क्षेत्र में, उत्तराखंड के गहराई के तराई वाले क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, यानी कि उसकी शासन व्यवस्था में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व, यानी कि उसी क्या मतलब उस समय शासन था, शासन नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया। क्या चलाया गया, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ठेकेदार, जो भी बताएं, ठेकेदार द्वारा पेड़ों की अबोध, मतलब अबोध कहते हैं ना, अबोध जो बालक है मतलब छोटा है, अबोध कटाई को रोक कर पेड़ों की रक्षा करना था। समझ रहे हैं कि नहीं, यानी कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ठेकेदार द्वारा पेड़ों के अबोध कटाई के रोक कर पेड़ों की रक्षा करना, पेड़ों की सुरक्षा करना था। इस आंदोलन में महिलाओं का सक्रिय भूमिका रहा। सक्रिय मतलब बहुत ज्यादा योगदान रहा महिलाओं को। क्या करती थी, इस जो आंदोलन था, इस आंदोलन में महिलाओं का सक्रिय भूमिका रही। महिलाओं पेड़ों से चिपक कर, जो महिला थी वो पेड़ को पकड़ लेती थी, चिपक जाती थी, चिपक कर पेड़ों की कटाई का विरोध करती थी। आंदोलन सफल रहा और सरकार ने तराई क्षेत्रों में 15 वर्ष के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया। जो आपको बात बताए हैं वही बात यहाँ पे तंगा डिफिनीशन के माध्यम से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर उधर भी करके लिख सकते हैं। इसका आप नोट्स पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करना आवश्यक है, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आप समझे कि नहीं, मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। देखिए मैं फिर से एक बार पढ़ के बताता हूँ। 1970 के दशक में उत्तराखंड की तराई वाले क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ठेकेदार द्वारा पेड़ों के अवैध कटाई को रोक लगाकर पेड़ों की रक्षा करना था।
इस आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका रही। महिलाओं पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की कटाई का विरोध करती थी। आंदोलन सफल रहा, यानी कि आंदोलन सफल हो गया और सरकार के द्वारा तराई वाला जो क्षेत्र था उसमें 15 वर्ष के लिए क्या वहाँ पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया। यही इसका उद्देश्य था। आपको समझ में आया होगा। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे 4 नंबर जो क्वेश्चन, आपको 4 नंबर जो क्वेश्चन आपको डबल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही क्वेश्चन डबल है तो एक बता देते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन कोई एक देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपको समझाता हूँ। परिवारवाद, जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है। बात सही है, आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है, आप बताइए। अगर एक बात देखिए, आप यहाँ पे हम लोग राजनीतिक पढ़ रहे हैं, हम राजनीतिक कर नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आपको समझाने के लिए उदाहरण लेंगे। अब बताइए लालू यादव, हम लालू यादव को ले लेते हैं थोड़ा देर के लिए। तो लालू यादव क्या है? लालू यादव हमारे बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो उसका पत्नी भी मुख्यमंत्री हो गया, उसका बेटा भी मुख्यमंत्री हो गया, उसका पोता भी हो जाएगा, उसका नाती नतनी, अरे तरीके जाओ। इसको क्या बोलते हैं, समझ रहे हैं? इसको परिवारवाद बोलते हैं। यानी कि उसी परिवार में जो उसके पिताजी मुख्यमंत्री है तो उसका बेटा भी मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करेगा, उसके पोता, उसका नाती नतनी, यानी कि सातों खानदाने को कुछ ना कुछ नेता बनने का प्रयास करेगा। यह परिवारवाद होता है। दूसरे को चांस नहीं दिया जाता है। जातिवाद क्या होता है? अगर आपके घर में कोई भी जाति का, सपोज कोई भी ले लेते हैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो कोई भी जाति का एक मतलब कोई नेता है तो अपने जाति को ना देखेगा, कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो उसको ज़्यादा उसको बढ़ावा देगा, ठीक है ना। उसका जो प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे फटाक से काम कर लेगा, वहाँ पे फटाक से काम हो जाएगा। लेकिन दूसरे जाति का जो कोई प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ पे नहीं किया जाएगा, उसको इग्नोर किया जाता है। हमारे बिहार का बात है जी, दूसरे जगह की नहीं, हमारे बिहार का बात है। हमारे देखिएगा एक ही घर में नेता होगा, एक ही घर में मुखिया होगा, एक ही घर में सरपंच होगा, एक ही घर में वार्ड होगा, एक ही घरवा में होगा, एक ही पट्टीदारवा में होगा, लेकिन दूसरों को चांस नहीं दिया जाएगा। एक ही घर में देखिएगा मुख्यमंत्री होगा, एक ही घर में विधायक होगा, एक ही घर में सांसद होगा, सब चीज़ एक ही घर में रहता है कि नहीं। उसको परिवारवाद कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो हमारे देश के यही रूल है, हमारे बिहार का रूल है, देश का नहीं बिहार का। देखिएगा एक नेता बन गया ना, उसको पोता छोटा कोता सब उसका मतलब खानदानी नेता बनने का प्रयास करेगा। यही होता है परिवारवाद। चलिए आपको समझाते हैं। बिहार में परिवारवाद और जातिवाद का बोलबाला रहा है। बात सही है, यहाँ पे जातिवाद और परिवारवाद का ज़्यादा बोलबाला रहा है। अगर कोई आप एक जात का खड़ा हो गया ना तो उसका उस क्षेत्र में जितना उस जाति का आदमी होगा ना सब ओकरे के वोट देगा, दूसरे को वोट दे ही नहीं सकता है। सब अपने जाति वाला को वोट देता है, सब अपनी जाति वाला को वोट देगा जातिवाद के लिए। लेकिन यह नहीं देखेगा कि बेहुदवा चोर है, वहां पे आतंकवादी है, ये नहीं देखेगा। कहते कि अगर ये मेरा जात है रे, जात है, चलो कह देवन हमारे जात भाई है रे, जात भाई है, जात भाई खा ना रह जाएगा रे। समझता नहीं आप लोग, ठीक ना। तो वह जातवाद को नहीं, अपनी उसको देखिए जो कुशल है, जो काम करेगा, उसको ना दीजिए आप वोट। क्या है जात है तो क्या है, कुछ नहीं है। तो बिहार में जातिवाद और क्या परिवारवाद और जातिवाद का बोलबाला रहा है। देखिए प्रमुख राजनीतिक तथा यहाँ पे प्रशासनिक पदों पर, देखिए प्रमुख राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर अपने संग, अपने सगा मतलब अपना सगा भाई बहन, कहते हैं सगा भाई बहन रिश्तेदार, सगे रिश्तेदारों को बैठाकर बैठना परिवारवाद है। समझिए बात। देखिएगा जो अगर कोई नेता बन जाएगा तो अपना परिवार का जो होगा, परिवार में जो संबंध में सागा होगा संबंध में, तो उसको कोई प्रॉब्लम होगा, अगर नौकरी नहीं हो रहा है तो घूस देकर नौकरी करा लेगा, अपना परिवार। लेकिन दूसरा से क्या मतलब, तो ये कहता है यहाँ पे बहुत बोलबाला रहा है बिहार में। तो प्रमुख राजनीतिक यानी कि प्रमुख राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदों पर अपने सागा मतलब खास सागा संबंधियों को बैठाना परिवारवाद है। उसी प्रकार से न्याय अन्याय को विचार किए बिना, यानी कि न्याय और अन्याय के विचार किए बिना अपने जाति का पक्ष लेना, दूसरे जातियों का विकास करना, मतलब अपने जाति का पक्ष लेता है, दूसरे जाति से क्या मतलब, दूसरे जातियों का विकास करना जातिवाद है। बात से ये अपने जाति को कुछ प्रॉब्लम है, गलती उसी का है, फिर भी अपना पक्ष लेना, क्योंकि हमारा जाति का वो क्या है, हमारा जाति है ना। अरे भाई क्या वो जातिवादी कुछ नहीं चलता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन बिहार में ऐसा चलता है, ठीक है ना। वही कहता है दूसरे जाति को विकास करना जातिवाद है। बिहार में ये दोनों बातें क्या है, हवाई रही है, समझ हावी रही है। मतलब समझिए हावी मतलब क्या होता है, मतलब कहते हैं ना इस चीज़ पर हावी कर लो, इस चीज़ को हावी कर लो, तो हावी मतलब उसको बस में कर लेना हावी। तो बिहार में ये दोनों बातें हावी रही है, जिससे बिहार में लोकतंत्र प्रभावित हुआ है, यानी कि बिहार का लोकतंत्र प्रभावित हुआ है।
देखिए और आगे चलिए, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि हावी रहा है। उसके बाद देखिए और बिहार में क्या हुआ है, जाति के नाम पर, समाज के नाम पर, पिछड़ा है या उच्च जात है या ये जात है वो जात है, अति पिछड़ा है, इस पर हमारे बिहार में खूब दंगा फसाद हुआ है। वो कह रहा है और बड़े बड़े जाति दंगे भी देखने को मिला है। अपने जो बिहार में उसको बड़े बड़े जाति दंगे को देखने को मिला है। ऊंच नीच छुआ मतलब छूत अछूत, अगली पिछली, समझ रहे ना, उनको ऊंच है नीच है, छूत है अछूत है, अगली जाति है पिछली जाति है, आदि के रूप में बिहार के जातियों को विभाजन कर क्या है राजनीतिक का लाभ मतलब फायदा उठाता है। मतलब कथी कहता है, ये नीच जात है, यह ऊंच जात है, यह छूत है, यह अछूत है, यह अगली जाति है पिछली जाति है, इस पर कि यहाँ के नेता लोग क्या करता है, फायदा उठाता है, लाभ उठाता है। तो यहाँ पे है क्या, ऊंच है नीच है, ये आदि मतलब ऊंच जाति क्या है, पिछली जाति क्या है, निचली जाति क्या है, आदि के रूप में बिहार के क्या, बिहार के जातियों को क्या विभाजित कर, यहाँ के विभाजन मतलब अलग अलग कर, विभाजित कर क्या होता है राजनीतिक लाभ प्राप्त किया गया है, जो बाद में बिहार के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को काफी नुकसान पहुंचाया, काफी हानि पहुंचाया। शायद आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहा। हो सकता है कि आपका लिखने का तरीका अलग हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके इर्द गिर्द ही लिखिएगा। जातिवाद क्या आपको समझाने का प्रयास करूँ। बिहार में परिवारवाद और जातिवाद का बोलबाला रहा है। प्रमुख राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदों पर अपने सगो संबंधियों को बैठाना परिवारवाद कहलाता है। इसी प्रकार को न्याय और अन्याय को विचार किए बिना अपने जातियों को पक्ष लेना क्या होता है, इसको जातिवाद कहते हैं। और बिहार में मतलब यह सब बात क्या है, हावी रहा है हमारे यहाँ के। और यहाँ के जो नेता है ऊंच नीच और बड़े बड़े जातीय दंगे भी हुए हैं। ऊंच नीच मतलब छूत अछूत, अगली जाति पिछली जाति, यह को देखे बिना चाहे आदि के रूप में यहाँ के नेता लोग क्या इस पर लाभ प्राप्त किए हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। या राजनीतिक दलों को लाभ प्राप्त किया गया है, जो बाद में बिहार में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी हानि हुआ है। अपने भाषा में लिख सकते हैं। एक बार से दोबारा अपने से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, मज़ा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। 5 में भाषा नीति क्या है, आपको समझाने का प्रयास करूँ। भाषा नीति, आप कौन भाषा बोलते हैं, भोजपुरी भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, मगहिया बोलते हैं, कोई उर्दू बोलता है। यानी कि हमारे भारत देश में टोटल 114 भाषा बोला जाता है। लेकिन कोई भी देश को चलाने के लिए कोई एक भाषा होना चाहिए। जैसे कि हमारे वर्ल्ड की बात करें, उसको चलाने के लिए हमारा एक इंग्लिश भाषा है। इंग्लिश भाषा पूरा वर्ल्ड में चलता है। अगर इंग्लिश भाषा नहीं हो तो आप किसी अदर देश से बात नहीं कर पाइएगा, ठीक ना, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश चलता है, यहाँ भी इंग्लिश चलता है। एक इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश जो हमारा है अंग्रेजी, वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, यानी कि पूरा देश में चलता है। तो उसका बात छोड़िए, हमारा भाषा नीति क्या है। देखिए आप पूरे विशाल देश है, हमारा भारत एक विशाल देश है जिसमें 114 भाषा बोला जाता है, 114 भाषा बोला जाता है। लेकिन इसको आगे चलाने के लिए, इसको कठिनाइयों से दूर करने के लिए, किसी की कठिनाई दूर करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। भाषा को, हिंदी को, जो हमारा हिंदी है उसको राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। यानी कि हमारे देश में कुछ भी काम होगा वह हिंदी में ज़रूर होगा, चाहे अदर भाषा में हो, लेकिन वहाँ पर हिंदी में ज़रूर होगा, क्योंकि हमारा हिंदी क्या है, राष्ट्रीय भाषा है। किसी को कठिनाई ना हो किसी को बात करने में, इसीलिए भारत की हिंदुस्तान हिंदी, तो हिंदू मतलब हिंदुस्तान है तो उसमें हिंदी का राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। लेकिन कहीं कहीं मान गए आप हिंदी बोल लेते हैं, कोई को जो साउथ में चल जाइएगा तो वहाँ पे हिंदी कम समझ में आता है, वहाँ पे जो अलग अलग होता है, अलग अलग भाषा बोला जाता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश बोला जाता है। आप जाइएगा तो आप हिंदी बोलिएगा तो वो समझ नहीं आएगा, वह अपना बोलेगा भाषा, तमिल बोलेगा, तेलुगु बोलेगा, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो वहाँ पे आप क्या काम आएगा, इंग्लिश काम आएगा, इंग्लिश काम होगा। तो कहीं कहीं जो सरकारी एथी होता है, ऑफिस होता है, वहाँ पे इंग्लिश में भी सरकारी कर्मचारी कुछ कार्य को अंजाम देते हैं, जिससे अदर जो राज्य की भाषा है वो समझ पाए। तो ऐसा ही होता है भाषा का नीति। हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, पढ़ के समझाने का प्रयास करते हैं। भारत एक विशाल देश है। भारत में 114 भाषाएं बोली जाती है। आपको पता है 114 भाषाएं बोली जाती है। भाषा की इसी कठिनाई को दूर करने के लिए, यानी इसकी समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक भाषा नीति बनाई है, जिसको भाषा नीति के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने क्या एक भाषा नीति बनाई है। इसके अनुसार हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। अभी बताएं आपको, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है, परंतु हिंदी के साथ साथ
सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए हिंदी के साथ साथ सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है ताकि अदर जो स्टेट के जो हमारे पीपुल है, जो लोग हैं, उनको समझने में कठिनाई नहीं हो। सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है ताकि गैर हिंदी, मतलब जो हिंदी नहीं बोलते हैं, गैर हिंदी भाषी राज्य को लोगों को कठिनाई ना हो। आपको समझ में आया होगा भाषा नीति क्या है, आपको बहुत इजी तरीक़ा से बताया जाएगा। क्या आप 10th और 12th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। ओपन करके केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 10th और 12th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर उठा सकते हैं।